Hi everyone, welcome to Kipan एजुकेशन चैनल। सो HPTGT के मिशन 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। हमने अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो हमने इनऑर्गेनिक सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया है। आपका फिज़िकल भी आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका फिज़िकल का लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री का आपका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक बचती है और कुछ एक आपके चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम मिसलेनियस में मतलब कि काउंट करेंगे। मतलब वो ना तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ना ही इनऑर्गेनिक, ना ही फिजिकल। 3-4 आपका बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, मेटल एक्सट्रैक्शंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक पॉलीमर चैप्टर है और ये सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, यही सारे चैप्टर, एक सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स हैं तो इनको हम बाद में करेंगे। वैसे तो देखा जाए सरफेस केमिस्ट्री को फिजिकल में काउंट कर लेते हैं, बट उसमें जो यहाँ पे है वो हमारा बहुत थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर के बाद वैसे मैं सरफेस केमिस्ट्री पे ही जाऊँगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है? सेम रहती है थ्रू आउट द सरफेस, उसको क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जहाँ पे जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मतलब सरफेस हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है। उन मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम? उन मिक्सचर्स को होमोजेनियस मिक्सचर जो है बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि सॉल्यूशन लाइक आपका सॉल्ट प्लस में वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस में वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आर द दैट सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, और सॉल्वेंट जो होता है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सॉल्ट प्लस वाटर के सोल्यूशन की, तो वहाँ पे सॉल्ट हमारे पास लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करना है आपने, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा आपका सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखोगे कि अल्फ़ाबेटिकली ना हम मतलब अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ए अल्फ़ाबेट हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं, और बी अल्फ़ाबेट हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ए अल्फ़ाबेट हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं और बी अल्फ़ाबेट हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज। एक ही फेज में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में होगा। उसके बाद डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। टिंडल इफेक्ट क्या है? एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसके अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। उनको हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी छोटी टर्म्स है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डाइल्यूट सोल्यूशन। इसका मतलब है हमारे पास हमने बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो ऐड कर दिया है सॉल्यूशन में, लार्ज अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट मतलब कि वाटर। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, विच मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद कुछ एक एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे जो वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है उनको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे हमारे पास वाटर है वो सॉल्वेंट जो है वाटर से कोई अलग होता है उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपके जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके सॉल्वेंट गैसियस है तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोला जाता है, अगर आपके सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद ये चेंज करते रहते हैं। गैस इन गैस लाइक एयर हमारी, ठीक है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसके बाद लिक्विड इन गैस, इसका एग्जांपल है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड इन
विद नाइट्रोजन, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन हमारे पास वाटर में, जो कि बहुत ही एसेंशियल है एक्वेटिक एनिमल के लिए। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, लाइक सॉल्ट इन वाटर, वो सॉल्ट हमारा क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, और वाटर क्या होगा, लिक्विड, वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। उसके बाद आते हैं सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन में क्या है, गैस इन सॉलिड। ये हमारे पास कैटलिस्ट जब हम बनाते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे बनती हैं चीज़ें। हाइड्रोजन गैस होना पैलेडियम सरफेस, मेटल के सरफेस के ऊपर। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, जो अमलगम होते हैं, मरकरी के अमलगम बनते हैं, तो वो जो मरकरी होती है वो हमारे लिक्विड स्टेट में होती है। उसमें हम और मेटल्स लाइक कॉपर मेटल, ठीक है, वो सारी मेटल्स इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड हमारे अलॉयज हो जाते हैं, मेटल मेटल मिक्स करती हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज दैट अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट। हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि जो सॉल्यूट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज से। मास मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 आ जाएगा। वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूट की, वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं इसमें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट्स की पीपीएम में निकालनी है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट इन ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होता है। मिलियन की बात हो रही है ना, पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद है मास फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डोनेट करते हैं, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये मास फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट है, बाकी यहाँ पे टोटल सोल्यूशन है नीचे, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो टर्म्स है। टर्म्स जो हम अब पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है उनके ऊपर ही क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इनको। तो ये हमारी पहली टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा हुआ है, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जिस भी कंपोनेंट्स की निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। लाइक हमें किसकी निकालनी है, सॉल्वेंट की, ए फॉर सॉल्वेंट, एक्स ए निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर हमारे पास दो ही क्या है कंपोनेंट्स है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसे निकालते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और एक चीज़ आप याद रखो कि गिवन के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं W और मोलर के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं M। अगर हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो पैर में A आ जाएगा, अगर सॉल्यूट होगा तो पैर में B आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, तो डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में मैं आपको नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आपको दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स करवाऊँगी बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी हमारे पास ही, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो 1 के इक्वल होती है,
जितने मर्जी कंपोनेंट हो किसी भी सॉल्यूशन में, उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो कितनी आएगी, 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्यों है? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल, तो इसकी यूनिट मोल, इसकी यूनिट मोल, मोल से मोल कैंसिल, कोई भी यूनिट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास यूनिट लेस होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, यूनिट लेस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है जो कि न्यूमेरिकल के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। तो आप देख रहे हो हर जगह नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है। दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, उसको हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है जब हमने मोलैरिटी निकालनी होती है वो लीटर होती है। क्या होती है वॉल्यूम? लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो ऊपर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आ रहा है लीटर, तो मोल पर लीटर क्या आ जाएगी इसकी? SI यूनिट। ठीक है, मोल पर लीटर क्या आ जाएगी? SI यूनिट। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि ये सॉल्यूट के हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर हम निकालें? गिवन मास WB अपॉन में मोलर मास MB। यहाँ पे वॉल्यूम एज इट इज़। अगर हमारी वॉल्यूम ml में हो, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना होता है, मोस्टली जो वॉल्यूम होती है वो ml में ही होती है, दैट्स वाई मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है। तो हम यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ml में होगी, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 यहाँ आएगा, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज, हैंस मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। क्योंकि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, तो वॉल्यूम जो मोलैरिटी की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी, मोलैरिटी क्या करेगी? डिक्रीज़। तो विच मीन्स मोलैरिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है आपके पास। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन है उनको मिक्स कर दिया जाए, उसके बाद मोलैरिटी लिखनी हो तो दोनों की इक्वल होती है। कैसे निकालते हैं? M1V1 इज इक्वल टू में M2V2। इफ़ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, सिर्फ उनको मिक्स करा है, डाइल्यूट नहीं करा है, अभी मिक्स करा है, तब क्या आएगी? M1V1 प्लस में M2V2 इज इक्वल टू में M3 इज टू में V1 प्लस में V2। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखवाया है? क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आया है, तो ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आई मोलैरिटी। अब आगे मोलैलिटी, ये R से है, इसमें L है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसको स्मॉल n से डोनेट करते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। वहाँ पे क्या था? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए था, यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट के लिए। और किलोग्राम, अगर लीटर था तो वॉल्यूम आएगी, किलोग्राम है तो मास आएगा। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो ऐसे यूनिट निकालेंगे, क्या आ जाएगा? मोल पर किलोग्राम। अब इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो वो भी, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। गिवन मास, मोलर मास, WA अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्राम ही होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे कि अगर मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना हो तो ये रिलेशन हम लिखा सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, D यहाँ पे है डेंसिटी, अपॉन में 1 प्लस में M इज़ मोलैलिटी, MB इज़ मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, बट वो किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। यहाँ पे मैं आपको ना एक डेंसिटी के बारे में बता देती हूँ, पर हमने ये पढ़ा हुआ है डेंसिटी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में। डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, इसको भी याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। मोस्टली जो आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, अब देखो जो मोलैलिटी है
और मोलैरिटी है, उसमें अगर हमें डिफरेंस करना हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नीचे यहाँ वॉल्यूम आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मास। तो वॉल्यूम इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मास इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सेम ही नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं करते हैं। तो विच मीन्स मोलैरिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन आता है कि मोलैलिटी को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर द मोलैरिटी, दैट इज़ वाई, किस रीज़न से, बिकॉज मोलैलिटी इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये छोटी छोटी टर्म्स है, इनको अगर समझ में आ गया ना आपको, फिर कोई मुश्किल नहीं है कि कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये चीज़ें क्लियर है ना, फिर मुश्किल नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपना। देखो जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ऐसा ही न्यूमेरिकल आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कैलकुलेट मोलैरिटी। देखो क्या कैलकुलेट करनी है आपको, मोलैरिटी। ओके, तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वो हमें लीटर में चाहिए। हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो फॉर्मूले में गिवन क्या क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए 9.8% सोल्यूशन ऑफ ए H2SO4, विच मीन्स कि हमारे पास जो H2SO4 है उसका इतना सोल्यूशन है और वेट बाय वेट दे रखा है। देखो H2SO4 यहाँ पे एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट काम कर रहा है, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना दे दिया। देखो जो परसेंटेज है ना, जब वेट बाय वेट दे रखे, तो उसका मतलब वो 9.8 ग्राम है हमारे पास। उसका क्या मतलब है, 9.8 ग्राम है। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन तो हमें पता चल चुका है, मोलर मास है H2SO4 का। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कैसे निकालते हैं, और फिजिकल इनऑर्गेनिक वाले में H2SO4, 2 हाइड्रोजन है उसका हो जाएगा 2, सल्फर का होता है 32, 4 ऑक्सीजन है, 4 उसका हो जाएगा 64। सॉल्व करके करेंगे तो 98 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। उसके बाद वॉल्यूम चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हो, इफ़ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमें डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, हमें तो चाहिए वॉल्यूम। तो हमें पता है डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। ठीक है, हमें पता है डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, हमें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम तो हमें फाइंड करनी है। मास क्या आएगा, क्योंकि डेंसिटी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की, तो मास भी क्या आएगा यहाँ पे, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास तो 100 ग्राम होगा, क्योंकि परसेंटेज में है। अगर 9.8% हमारा क्या है, H2SO4, विच मीन्स बाकी जो परसेंटेज है वो वाटर की है, बट हमें तो टोटल सॉल्यूशन चाहिए, तो टोटल सॉल्यूशन तो हमारा 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे वो आ जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास मैंने बोला कितना है, 100 आ जाएगा। डेंसिटी कितनी रखी है, 1.02। देखो मास आएगा ग्राम में, ये भी आएगा ग्राम में, और साथ में आएगा ml, 0 से 0 कैंसिल। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 100 अपॉन में 1.02, ये ml में है, हमें चाहिए L। हमें किस में चाहिए, लीटर में, तो लीटर में चाहिए 1000 से डिवाइड कर दो। 1220 कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास 102। उसके बाद एक कितने बाद, एक 0 आ गई, कितने बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या बन गया 1, दिख रहा है ना आपको, क्या बन गया 1 अपॉन में 10.2। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई। अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.1। वॉल्यूम कितनी आई हमारे पास, 1.10.2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 ऐसे ही, मेन डिवाइड हमारी ये, इसका बना दो मल्टीप्लाई, जो नेक्स्ट टर्म है वो हो जाती है रेसिप्रोकल, 10.2 अपॉन में 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 102 ही आ जाएगा। पॉइंट कितने बाद है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.0 मोल पर लीटर क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, ऐसे आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है।
है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये सारा हमारा रफ वर्क हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा सारा रफ वर्क। देखो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन ना, न्यूमेरिकल को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। जो भी आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो, लिख लिया, उस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म है वो देखो, क्वेश्चन से आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको देखना है। अगर वो जो आपका फॉर्मूले में टर्म्स है वो नहीं बन रही है तो आप देखो जो भी आपको गिवन चीज़ें दे रखी हैं वहाँ से आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका मोलैलिटी के ऊपर आया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये भी एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। अ सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका मोलर मास आपको दे रखा है इन अ वाटर, मतलब ग्लूकोज एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है, वाटर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। इज लेबल 10%, मतलब ग्लूकोज को लेबल करा गया है 10%, ठीक है। तो विच मीन्स ग्लूकोज का गिवन मास है 10 ग्राम, बाकी 90% वाटर है तो उसका गिवन मास हो गया 90 ग्राम। देखो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको सीखना है। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, हमें डेंसिटी दे रखी है। देखो मोलैरिटी पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही फाइंड आउट होगी, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मोलैरिटी क्या आती है। मैं आपको मोलैलिटी बताऊंगी क्योंकि पीछे हमने मोलैलिटी फाइंड नहीं करी थी, तो मैं लेके आ रही हूँ अब मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऊपर तो सेम ही रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हमें एन निकालना है, उसके लिए हमें गिवन मास चाहिए सॉल्यूट का, तो गिवन मास हमें 10 दे रखा है, मोलर मास उसने 180 दे रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/18 ही रखते हैं, इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट का मास हमें कितना दे रखा है, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 10 ग्राम है, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 10 ग्राम है, तो हमारा सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है, वो हमारा 90 ग्राम, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/18 ऐसे आ गया, 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि वो तो ग्राम में आया तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोग्राम बनाने के लिए, तो 1/18 ऐसे ही इस डिवाइड की क्या बन गई मल्टीप्लाई, 1000 जाएगा ऊपर और 90 क्या आ जाएगा नीचे, ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/18, यहाँ 1000, यहाँ पे आ जाएगा 90, ओके यस। अब कुछ भी जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, इस 0 से ये 0 कट हो रही है, तो ये 0 से 0 कट होगी, और तो क्या कैंसिल होगा, 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 50 आ जाएगा, और नीचे 2 के टेबल पे 9 81 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 81 पे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.62 मोल पर किलोग्राम, क्या आ जाएगा आंसर मोल पर किलोग्राम। तो ये मैंने मोलैलिटी निकाल दी। अब मोलैलिटी आप खुद निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने निकाल दिया, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकलती है, आपको डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की, आपको मास चाहिए सोल्यूशन का, तो मास तो 100 ही होगा, सेम पीछे जैसे क्वेश्चन का ही है वैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपने सही करा तो मैं बता दूंगी, अगर कहीं पर गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे खत्म होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कैसे आप मोलैरिटी फाइंड करते हो इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सी हमारी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। देखो एक सॉल्वेंट हमने ले रखा है, लाइक 100 ml मैंने वाटर ले रखा है, ठीक है, उसको फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर रखा है, क्या रखा हुआ है फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर, ना तो हम सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज कर रहे हैं और ना ही हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो हम ऊपर से क्या कर रहे हैं सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एट लास्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, तो वो सॉल्यूट जितना डिज़ोल्व हुआ है दैट इज़ नोन एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन,
उसको क्या बोला जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा, ठीक है। और जो वो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है, जो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये छोटी सी टर्म है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें हम ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पे फैक्टर, जो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है ना, ये हमारे पास, जो मैं यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी बात कर रही हूँ, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड की, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी किसकी है, सॉलिड इन लिक्विड की बात की जा रही है, जो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो कैसा है। जब भी किसी चीज़ ने किसी में डिज़ोल्व होना है तो वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। एक प्रिंसिपल है, उसी को फॉलो किया जाता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। उसको लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। लाइक हमारा NaCl है, ठीक है, क्या है, NaCl प्लस में वाटर। तो NaCl क्या है हमारा, सॉल्ट, तो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि आयनिक नेचर का होता है, पोलर है, तो वाटर इज़ ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो पोलर पोलर क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, दैट्स वाई जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो हेनरीज लॉ आया, इसमें हमारे पास ये भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही है, बट ये गैस इन लिक्विड है। ये क्या है, गैस इन लिक्विड। जो हम पहले पढ़ के आए वो कौन सा था, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, जिसके हमने ये फैक्टर्स भी पढ़े। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कि जो प्रेशर होता है गैस का, जस्ट आप समझ के चलो प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, तो प्रॉपर हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये इसकी ऐसी डेफिनेशन थी। एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ द गैस डिज़ोल्व, कि कितना अमाउंट जो है वो गैस का डिज़ोल्व होगा हमारे पास किसी भी लिक्विड में, वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसका अमाउंट डिज़ोल्व होगा। तो अमाउंट को उसने मोल फ्रैक्शन से डोनेट कर दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ही बताती है, तो इसीलिए उसने रिलेशन बनाया था कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है, रिलेशन बताया था कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के बीच में। तो मैथमेटिकली देखिए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन को एक्स से डोनेट करते हैं। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आता है KH, तो क्योंकि वो KH है, हेनरी का लॉ है, तो उसको हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे। अब मैं यहाँ से देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अगर मैं KH को दूसरी तरफ ले जाऊँ, यहाँ पे KH यहाँ पे X, ऐसे हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, X जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, विच मीन्स हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतनी कम होगी, मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी गैस की। देखो KH एंड X आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयरफॉर अगर KH इंक्रीज़ करता है तो सॉल्युबिलिटी जो गैस की है इन लिक्विड वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली हेनरीज लॉज आया था। उसके बाद सेम इसमें भी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, बिकॉज जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड वो डिसोल्यूशन जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक्सोथर्मिक है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी की एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन है हमारे पास किसकी, हेनरीज लॉ की। पहली है एरिएटेड ड्रिंक्स। जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स होती है तो उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो फॉर्म की तरफ बाहर की तरफ आती है, वो गैस ही होती है जब हम प्रेशर को कम कर देते हैं, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा था तो वो उसमें डिज़ोल्व थी। जब जो उसका कैप है उसको टाइटली क्लोज़ किया गया था तब तक वो उसमें डिज़ोल्व थी। जैसे हम उसको ओपन करते हैं प्रेशर कम, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम। इसी की वजह से जो स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर जो अंडर वाटर जाते हैं उनको ना बैंड सफ़र्स क्या करते हैं, वो बैंड सफ़र मतलब एक तरह से पेनफुल इफ़ेक्ट्स होता है। पेनफुल इफ़ेक्ट्स क्यों होता है, जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी पावर है वो डिक्रीज़ कर जाती है। इसीलिए वो सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, जिसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है हीलियम के साथ,
ठीक है। उसके बाद जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनरीज होते हैं, उनको भी एनॉक्सिया फेस करना पड़ता है। एनॉक्सिया मतलब कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी सीखा था, जैसे जब हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम होता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसको एनॉक्सिया बोला जाता है। तो वो भी अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। तो ये था हेनरीज लॉज के ऊपर। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट लॉ आएगा रेयॉल्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अब हम देखते हैं, राइट। तो ये रहा रेयॉल्स लॉ। तो रेयॉल्स लॉ क्या बोल रहा है, रेयॉल्स लॉ बोल रहा है हमारे पास, देखो हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया, हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम हेनरीज रेयॉल्स लॉ में क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, ओके यहाँ पे एक टर्म आ रही है वेपर प्रेशर। तो अब अगर ये वेपर प्रेशर, आप वैसे मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में ये वेपर प्रेशर के बारे में बताया था जब हमने लिक्विड स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर जगह जहाँ पे वेपर्स हैं वो वेपर प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो लिक्विड और जो गैसियस स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। उस टाइम जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो एक चीज़ यहाँ पे, जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, इसको आपने याद रखना है। जितने ज़्यादा वेपर्स उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि वेपर्स इंक्रीज़ करते हैं, वेपर्स इंक्रीज़ तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर है, हमने पढ़ चुके हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, सॉरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी HPTGT कमीशन करके, उसको सर्च करके आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, आपको मिल जाएगी वो वीडियो स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो ये क्या बोलता है रेयॉल्स लॉ, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, की कोई कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। हेनरी भी यही बोल रहा था, तो जो हेनरी है वो इसी की एक फॉर्म है रेयॉल्स लॉ की, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन की। जैसे मैं लिखूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है, P0A। तो जो ये नोट है ना, ये जो नोट वर्ड है ये प्योर है, मतलब कि जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में नहीं था उस टाइम जो वेपर प्रेशर है उसका प्योर। तो जो ये नोट वर्ड है इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी नोट वर्ड है उसका मतलब वो प्योर की बात कर रहा है, कि जो प्योर सॉल्वेंट है या प्योर सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर है उसकी बात की जा रही है। और जो ये PA है इसका मतलब है कि जब उसको सॉल्यूशन में मिलाया गया है, जब वो सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स हो चुके हैं उस टाइम जो उनका वेपर प्रेशर है वो PA है। नोट वाला प्योर है, ये सॉल्यूशन में है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सॉल्यूट ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वोलाटाइल सल्यूट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वोलाटाइल सल्यूट, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नाउ व्हाट इज़ वोलाटाइल एंड व्हाट इज़ नॉन वोलाटाइल, मे बी आप में से कईयों को पता होगा कि वोलाटाइल क्या होते हैं, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो सॉल्यूट विच कैन इजीली इवेपोरेट, ठीक है, ऐसे सॉल्यूट जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं उनको वोलाटाइल बोला जाता है। लाइक पेट्रोल, आपने देखा होगा पेट्रोल बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो पेट्रोल इज़ वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलाटाइल जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते हमारे पास, ठीक है। नॉन वोलाटाइल कौन से हुए हमारे पास, जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते हैं। जैसे हमारा वाटर होता है इवेपोरेट, बट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, सारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेयॉल्स लॉ जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसके लिए कितना होता है। देखो अब हमारे पास वोलाटाइल सॉल्यूट है तो उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो टोटल क्या होगा, PA प्लस में PB, मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस में सॉल्वेंट का, उसको हमने सॉल्व करके लिख दिया। बट इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल देखो क्या हो गया, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो इवेपोरेट नहीं होंगे, उसके वेपर्स नहीं होंगे, विच मीन्स उसका जो वेपर प्रेशर है वो एज अ कंपेयर टू सॉल्वेंट ज़ीरो ही कंसिडर किया जाएगा, तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है। तो अगर उसका वेपर प्रेशर नहीं है तो टोटल वेपर प्रेशर में हम सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऐड नहीं करते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर होता है वो P0A XA के इक्वल ही होता है। हमारे पास हमने ये देखा था कि जो XA है
प्लस में एक्स बी है, टोटल मोल फ्रैक्शन होती है किसी की भी, वो किसके इक्वल होती है 1 के। तो अगर मैं यहाँ से एक्स ए निकालूँ वो क्या आ जाएगा 1 माइनस में एक्स बी, तो वही मैंने एक्स ए की जगह यहाँ वैल्यू पुट करी है। कंफ्यूज नहीं होना ये कैसे आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन होता है, वहाँ से हमने इसको यूज़ करके यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब रेयोल्स लॉ आ गया था। रेयोल्स लॉ ने सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है, आइडियल और नॉन। आइडियल है मींस कि रेयोल्स ने इसको डिफरेंशिएट किया था, तो आइडियल तो वही होगा जो रेयोल्स लॉ को ओबे करेगा, नॉन आइडियल जो ओबे नहीं करेगा, विच मीन्स पी ए इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस, और ये नहीं कर रहा है तो नॉट इक्वल टू 0। जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, विच मीन देयर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। जब भी हमारे पास आइडियल सोल्यूशन बनते हैं उनमें ना ही वॉल्यूम चेंज होती है और ना ही एंथैल्पी चेंज होती है, बट इसमें चेंज होती है। वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली वॉल्यूम भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो ए ए इंटरेक्शन है, मतलब क्योंकि पहले ये रिएक्टेंट है, पहले हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ठीक है। ए ए सॉल्वेंट हो गया, बी बी सॉल्यूट हो गया, फिर वो मिक्स होते हैं, मिक्स होके उनकी इंटरेक्शन होगी ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो जो ए ए बी बी इंटरेक्शन है और ए बी इंटरेक्शन है वो सेम होती है। आइडियल सोल्यूशन में तीनों इंटरेक्शंस क्या होती हैं, सेम। बट अगर हम बात करें नॉन आइडियल में, ए ए और बी बी, इसकी जो इंटरेक्शन है वो ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है ए बी के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल मेंशंस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वो है एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड। आप देखोगे आइडियल सोल्यूशन में सेम से, एक्सेन हेप्टेन सेम से, बेंजीन टोल्यूइन ये भी सेम से। अगर आपको पता हो टोल्यूइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, तो ये भी सेम से। ये भी देखो इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मतलब सेम। देखो अगर यहाँ पे एन ग्रुप था, यहाँ पे भी एन ग्रुप था, अब यहाँ पे हैलोजन आया तो इसमें भी हैलोजन है, ये बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है। तो आइडियल वाले में तो सेम से एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है एसीटोन और एनिलीन, वाटर और HNO3, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब फर्दर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये भी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन। देखो इसको ना पहले हम ग्राफ को देखते हैं, फिर इसके डिफरेंसेस के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, इस तरफ वेपर प्रेशर और नीचे की तरफ मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, नीचे की तरफ है मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास सॉल्वेंट का है, जब सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 1 थी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो XP की मैक्सिमम और इसकी कम, सबसे कम है। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ये इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, जब ये इस तरफ, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं तो इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये है P0B और इस तरफ आ जाएगा P0A। इसको हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया, यहाँ से P टोटल आ जाएगा। ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल, अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तो लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, बट ये पॉजिटिव मतलब उससे ऊपर चला गया। देखो ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास सॉल्यूट की लाइन है, वो भी देखो इससे ऊपर चलेगी। ये हमारे पास सॉल्वेंट की लाइन है, देखो ये भी ऊपर चलेगी। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, नीचे से चला जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे जा रहा है एक्चुअल लाइन से, यहाँ पे भी एक्चुअल लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसके डिफरेंसेस पे आते हैं। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा डिफरेंसेस क्या बोल रहा है। न्यू AB इंटरेक्शन वीकर देन ओल्ड AA एंड BB की जो नई इंटरेक्शन आई है, क्योंकि पहले तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग थे, वो मिक्स हो गए, सॉल्यूशन बन चुका है। बट जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो इंटरेक्शन है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू AA एंड BB। ये इसका बिल्कुल उल्टा होगा कि जो न्यू इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू AA एंड BB। इसमें जो है ये जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसमें लेस देन हो जाएगा। इसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, इसमें डेल्टा H नेगेटिव, इसमें डेल्टा V नेगेटिव। अब
बिकॉज इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होती है तो एंडोथर्मिक होगा, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होगा। आगे एक टर्म आती है कि जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। अब एजियोट्रॉप्स क्या है वो हम आगे जाके सीख लेंगे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो इथेनॉल और वाटर, इसमें क्या बोला गया है कि जो न्यू इंटरेक्शन है वो वीक है एज कम्पेयर टू ए एंड बी। इथेनॉल है और यहाँ पे वाटर है, तो इथेनॉल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हम इसको मिक्स करेंगे इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, नो डाउट, क्योंकि यहाँ से दोनों एथेनॉल और वाटर, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अब आपने वो नहीं पढ़ा है वो आपकी गलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट जब ये मिक्स करते हैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इनकी इंडिविजुअलिटी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सिमिलरली इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है हमारे पास। CCl4 और क्लोरोफॉर्म, CS2 एसीटोन, CCl4 और बेंजीन, ये इसके एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल NCERT में मेंशन थे वो सारे लिखे हैं। यहाँ पे जनरली आपके पास क्लोरोफॉर्म देखने को मिलेगा आपको, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड अल्कोहल, उसके बाद क्लोरोफॉर्म बेंजीन। यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म के, नेगेटिव डेविएशन में कौन आता है, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें डायपोल इंटरेक्शन, इनमें डायपोल इंटरेक्शन है, तो इनकी जब ये मिक्स हुए तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई जो न्यू AB इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू AA एंड BB, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो है आपका एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप्स क्या है हमारे पास, ये भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन है हमारे पास, लिक्विड मिक्सचर है जो कि बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर है उसी के ऊपर बॉईल करते हैं। या अगर इनको डिस्टिल्ड किया जाता है, जब इनको डिस्टिल्ड किया जाता है इनकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है हमारे पास, मतलब इनको अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तब इनकी कॉम्पोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, उनको एजियोट्रॉप्स बोला जाता है। एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम वाले नेगेटिव, मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। द सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन द आइदर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि दो सॉल्यूशन से मिलके बना है हमारे पास, ये दो सॉल्यूशन से मिलके बना है, तो दो सॉल्यूशन से मिलके बना है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज अ आइदर, और ये मैक्सिमम, ये कौन से लिक्विड शो करते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव में इथेनॉल और वाटर था। मैक्सिमम बॉइलिंग कौन होते हैं, जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो हायर होगा दैन दैट ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो होते हैं हमारे पास, तो ये HNO3 और वाटर होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है हमारे पास, जो बाद में जो बॉन्डिंग आती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये HNO3 और वाटर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है ये डायपोल इंटरेक्शन होगी इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसकी वजह से फिर नेगेटिव डेविएशन आती है हमारे पास, ठीक है। ये खत्म हुआ। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, बट एक ही क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए सारे देख लिए मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल के, आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ऑप्शन दिया गया, पहचानो इसमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, बट अब फ्यूचर में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैंने आपको साथ में ही प्रैक्टिस करवा देना है, ठीक है। सबसे पहले आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली बात तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, मतलब एक नंबर पे, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट। उसको नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पोलर है नॉन पोलर है, कैसी बॉन्डिंग है, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल से फ़र्क पड़ता है, वो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या होता है, व्हेन वी एडेड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये तो हमने देख ही लिया था कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे वेपर्स ही नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमारा जो रेयोल्ट लॉ है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू में
हमने देखा था P इज इक्वल टू में P नोट A एक्स ए, यही था हमारा रियोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यही था हमारा। इसको मैंने लिखा था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं P नोट A 1 माइनस में एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब P नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P नोट A माइनस में P नोट A एक्स बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर है। अब देखो इस टोटल प्रेशर को मैं इस तरफ ले आती हूँ, इस टर्म को इस तरफ ले आती हूँ। देखो ये नेगेटिव की टर्म है, इस तरफ जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव। देखो क्या बन गया, P नोट A एक्स बी इज इक्वल टू में P नोट A माइनस में P। अब ये P नोट A को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, एक्स पी, जो कि क्या आ जाएगा P नोट A P अपॉन में P नोट A। तो जो ये टर्म आई है हमारे पास, देखो ये क्या हमारे पास, ये मैं बोलूँगी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और उसमें से सॉल्यूशन का माइनस, तो मतलब ये प्रेशर लो हो रहा है। बट हमने विद रिस्पेक्ट टू किससे बात कर दिया, क्योंकि इसको कंपेयर कर दिया। तो जो ये पूरी टर्म है ये होती है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमारे पास। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तो एक्स बी है, एक्स बी से कैसे डिसाइड हो रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स बी क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक्स बी को अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होगा हमारे पास, एन ए अपॉन एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, ये होगा। अब हम अभी देख के आ रहे हैं कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होंगे, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा एन बी अपॉन में एन ए। ऊपर से नहीं हम निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि मान लो ये 1 हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 है। अब ये जो एन बी है ये हमारे पास 0.0000001 है, तो 1 में इतनी छोटी टर्म ऐड करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही आ जाए। बट ऊपर तो उसका मतलब रहेगा, वहाँ पे कोई एडिशन नहीं है, तो वो वहाँ पे रहेगी एन बी अपॉन में एन ए। तो अगर मैं यहाँ पे एन बी और एन ए की वैल्यू लिखूँ, देखो एन बी और एन बी ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये क्या होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसका क्या होगा गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये जो एक्स बी है यहाँ से क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन में एम बी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू में पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में पी नोट ए, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। न्यूमेरिकल में आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे ये मास पे डिपेंड करिए, मास मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यहाँ पे एम बी आ रहा है ना, मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रही है, तो ये एम बी आ गया यहाँ पे। तो एम बी से हम बोल देते हैं, क्योंकि एम बी के साथ इसका रिलेशन है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये तो आपको सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, बट मैंने बताया इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है याद कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद डेरिवेशन से इसको कर सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। देखो न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं, आपको पहचानना है इसमें ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लग रहा है, बाकी आपको पहचानना है कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। अब देखो एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब 10 ग्राम की एक सॉल्यूट है, उसका गिवन मास मतलब क्या दे रखा है उसने डब्ल्यू बी, कितना दे रखा है 10 ग्राम। ओके, इन 200 ग्राम ऑफ ए वाटर, मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, तो सॉल्वेंट का गिवन मास भी हमें कितना दे दिया 100 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम। इट हैज़ वेपर प्रेशर ऑफ ए 31.84 mmHg एट 308। मतलब कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना है इस टेम्परेचर पे, किसका सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन बोला ना, सॉल्यूशन को बनाया गया, तो इट हैज़ मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पी की वैल्यू आ गई 31.84। ठीक है, 31.84। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, एम बी हमें निकालना है, और हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी दे रखा है, विच मीन्स पी नोट ए भी दे रखा है हमें कितना 32। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए, यहाँ से पी नोट ए माइनस में पी अपॉन में पी नोट ए, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डब्ल्यू बी कितना है 10 है, एम ए मोलर मास ऑफ वाटर वो आ जाएगा 18 अपॉन में एम बी तो निकालना है, उसको ऐसे ही रहने दो। डब्ल्यू ए 200 ग्राम, पी नोट ए
प्योर वाला 32 माइनस में 31 पॉइंट में 84 नीचे आ जाएगा 32। अब कुछ भी कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो, ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे हम, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 पॉइंट ये आएगा, 0 पॉइंट में 16 नीचे आ जाएगा 32। इसको भी हम कट कर सकते हैं। ये कैसे कट होगा, 0 पॉइंट में 0 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, देखो दिख रहा है ना आपको ये। अब हमारे पास बचा क्या, 9 अपॉन में 10, एम बी को मैं दूसरी तरफ लेगी, 0 पॉइंट में 012 मल्टीप्लाई में हो जाएगा एम बी निकालना है, तो 9 अपॉन में 10 ऐसे ही, सॉरी 10 ये दूसरी तरफ, 2 ऊपर, 0 पॉइंट में 01 नीचे, एम बी एज इट इज़, एम बी एज इट इज़। तो ये 2 1s 2 5 दा, इसका 100 हटाएंगे क्योंकि डेसिमल हटाएंगे, इसके नीचे 100, वो 100 चला जाएगा ऊपर, देखो 9 यहाँ आ जाएगा 100, नीचे 5 5 1s 20 पे, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। तो मतलब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी क्या, ये किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। तो हमारे पास ये ग्लूकोज है। देखो देखने में इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, बट है कुछ भी नहीं। आपको चीज़ें पहचाननी है और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है बस। W किसके लिए, गिवन मास के लिए, M किसके लिए है, मोलर मास के लिए, बस आपको ये पहचानना आ गया। उसके बाद A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट होता है, ये सारी चीज़ें पहचान में आ गई। उसके बाद तो ये कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व करना आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज होना। ठीक है, एलिवेट होता है ना, एलिवेट ऐसे स्लैंट हाइट के साथ होता है, तो एलिवेट मतलब इंक्रीज होना हमारे पास, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज ही होगा हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके वेपर्स बनाने के लिए हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही इंक्रीज होगा ना जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सिंपल टर्म अगर पूछे, हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कि वो वाला टेम्परेचर जब हमारा लिक्विड जो है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। बट इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर अगर हमने देखना हो तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। देखो ये हमने लिया यहाँ पे अपना प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, अपना प्योर सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पे ये इसके वेपर प्रेशर की कर्व थी। देखो ये कर्व जा रही है, इस तरफ को टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ को ये वेपर प्रेशर चल रहा है, वेपर प्रेशर चल रहा है। ये यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना है जब एटीएम के इक्वल है। तो ये जो टेम्परेचर आया हमारे पास, ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को बोला जाएगा T0B। क्या बोला जाएगा, T0B, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। T0B आ गया ना। अब देखो हमने सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन का कैसे जाएगा, ऐसे। ये क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का देखो यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, TP। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, TP। और जो ये है, ये चीज़ है हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना चेंज आया, लेट्स से कि 100 था और ये कहाँ पहुँच गया 120, तो कितने का चेंज आया, 20 का। तो वो हमारे पास ये चेंज बता रहा है। तो ऐसा ग्राफ होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, अब ये बोलती क्या है, ये बोलती है कि जो डेल्टा TB होता है, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा DP इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के। अब जैसे हम कांस्टेंट मोलैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे KB मल्टीप्लाई में M। तो KB हमारे पास, अगर यहाँ पे KB को डिफाइन करना हो तो यहाँ लिख देती हूँ मैं KB। तो KB हमारा है मोलर कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको इब्यूलियोस्कोपिक भी बोला जाता है। इब्यूलियोस्कोपिक एक कांस्टेंट होता है, वो भी इसी का ही नाम है। ठीक है, अब यहाँ मोलैलिटी आई है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा, KB ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो कैसे आएगा, WB अपॉन में MB। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी WA
WA, क्योंकि अगर ये ग्राम में है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 ऐसे। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा इसका फॉर्मूला डेल्टा TB का, ये क्या बनेगा इसका फॉर्मूला डेल्टा TB का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड होगा। देखो ये रहा इसका न्यूमेरिकल लिखा हुआ मैंने। A solution is prepared by dissolving this gram of a non volatile solute। तो ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, WB मिल गया हमें 6.3 ग्राम इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट का भी WA मिल चुका है हमें 27 ग्राम। टू फॉर्म अ सोल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB दे रखा है हमें कितना 68.04 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर क्लोरोफॉर्म, तो यानी कि T0 भी दे रखा है कितना 61.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ओके। और हमें KB भी दे रखा है, KB कितना दे रखा है 3.63 डिग्री सेल्सियस, ओके। हमें MB निकालना है, मतलब मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट निकालना है। अगर मैं बात करूँ मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट निकालना MA, तो सॉल्वेंट क्या है क्लोरोफॉर्म, तो इसको हम इसका कार्बन का क्या आ जाएगा 12, हाइड्रोजन का आ जाएगा 1, क्लोरीन का होता है हमारे पास 35 तो 3 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 105। तो ये कितना हो गया 5 6 6 और 2 8 1 1 1 18। अब फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला डेल्टा TB। अब देखो ये TB क्या होगा, ये चेंज इन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है उसमें से प्योर का माइनस कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का ज़्यादा है हमारे पास। बस फिर इक्वल टू में वही फार्मूला पुट कर देंगे, KB WB यहाँ पे 1000 और नीचे क्या आ जाएगा MB मल्टीप्लाई में WA। MB तो फाइंड करना है, उसको ऐसे रहने दो। अब प्योर वाला कितना दे रखा है हमें, ये रहा प्योर 68.04 और ये दे रखा है 61.04। KB दे रखा है हमें 3.63, WB दे रखा है 63,000, MB निकालना है, उसको ऐसे रहने दो। WA दैट इज़ गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट, वो दे रखा है हमें 27। अब इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 7 बचेगा, क्योंकि 0404 ये तो 7 बच गया। अब इनके पॉइंट्स हटाओ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 363 ऐसे ही नीचे आ गया इसका 1000, ओके सॉरी 100। उसके बाद 63 ऐसे ही इसका आ गया नीचे 10। अभी 27 ऐसे ही इसका चला गया 1000 ऊपर, और MB को मैं इस तरफ लेगी, ठीक है MB क्योंकि हमें निकालना है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल। अब क्या 27 के टेबल से कैंसिल होगा हमारे पास, देखो इसको 9 के टेबल से कैंसिल कर दें, ये हमारे पास 3 पे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 7 पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 2 1। तो MB क्या बचा, देखो हमारे पास MB इज इक्वल टू 1 2 1 इंटू में 7 आ गया, 1 2 1 इंटू में 7 आ गया, और ये वाला 7 नीचे से था ये इधर चला गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो MB कितना आ गया हमारे पास 121 ग्राम पर मोल, मतलब जो भी ये सॉल्यूट होगा उसका जो मोलर मास होगा वो होगा हमारे पास 121 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आई हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, वो भी सेम इसी के जैसी है, ठीक है। वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, उसको भी ऐसा ही उसमें सारा कुछ है आपके पास, ठीक है। तो अब उस पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, विच मीन्स कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ करता है हमारे पास जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर इन जनरल टर्म बात की जाए तब हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। जैसे हमारा जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ करता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। बट अब हमें इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है, तो ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस, क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो जब वेपर प्रेशर इन दोनों के इक्वल हो जाते हैं, लिक्विड फेस के और सॉलिड फेस के इक्वल हो जाते हैं, उसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पे। देखो ये कैसे है, लेट से मैंने ये लिया हुआ है अपना फ्रोज़न सॉल्वेंट, ठीक है।
इसको मैं क्या लिख रही हूँ कि ये हमारा फ्रोज़न सॉल्वेंट, मतलब कि ये जो हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये हमारा फ्रोज़न सॉल्वेंट। अब देखो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, कौन सी, लिक्विड स्टेट में, और इसको हम बोल देंगे ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये लाइंस नीचे लेके आओ, जो ये प्योर सॉल्वेंट वाली लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है देखो लिक्विड का, लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसका और जो फ्रोजन सॉल्वेंट है उसका इक्वल है, तो जो ये वाला टेम्परेचर होगा ये क्या होगा हमारे पास T0F प्योर का। अब ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन का है और ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारे पास TF हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। और अगर हम इसको यहाँ पे इसको डोनेट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा TF, जैसे वहाँ पे TB था यहाँ पे TF हो जाएगा। बस ये ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा और कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, डेल्टा TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF अपॉन में M हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा TF। अब इसमें एक चीज़ चेंज है, वहाँ पे जो हमने डेल्टा TB निकाला था वो हमने कैसे निकाला था, सॉल्यूशन माइनस में प्योर करके निकाला था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्योर वाला ज़्यादा है यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्योर माइनस में क्या होगा हमारा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जो चेंज आएगा वो प्योर माइनस में सॉल्यूशन आएगा, वहाँ पे सॉल्यूशन माइनस में प्योर था, ठीक है। तो डेल्टा TF ऐसे ही, KF ऐसे ही, फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, WB MB WA और यहाँ पे 1000 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। इसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तो है ही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका ना एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, 18 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब कि ये WB हो गया, इसको डिज़ोल्व किया जाता है 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये WA हो गया, जो कि फ्रीज़ कर जाता है, मतलब ये सोल्यूशन बना, सोल्यूशन इस पे फ्रीज़ कर जाता है। हमें TF दे रखा है और हमें KF भी दे रखा है। अब इसमें बात किसकी की है, वाटर की, तो वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट इसकी बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट हमें केल्विन में चाहिए तो वो होता है 273.15 केल्विन, यानी कि T0F ये है हमारा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप ये खुद से कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके मेरे को बताओगे कि क्या इसका आंसर आता है, खुद से करोगे ट्राई इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। देखो ये भी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही है कि जब हम एट हाई एल्टीट्यूड जाते हैं, जो वाटर होता है कार रेडिएटर में या फिर कोई और व्हीकल्स होता है, वो फ्रीज़ कर जाता है ड्यूरिंग द विंटर, क्या कर जाता है विंटर में, क्योंकि टेम्परेचर कम ही होता है हमारे पास, तो वो उसकी वजह से वो फ्रीज़ कर जाता है। तो इसीलिए वाटर को मिक्स किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर पहले ही कम होता है, विंटर में टेम्परेचर जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे तो और भी कम हो जाता है, तो उसका वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अचीव हो सकता है, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और कम किया जाता है, मतलब नेगेटिव में लेके जाया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को, कैसे, उसको इथिलीन ग्लाइकोल के साथ मिक्स किया जाता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल एज अ एंटी फ्रीज एजेंट काम करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारे पास एज अ एंटी फ्रीज एजेंट काम करता है, तो वो है इथिलीन ग्लाइकोल, इसको आपने याद रखना है। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक एप्लीकेशन तो यही है एज ए एंटी फ्रीज सोल्यूशन, दूसरा मिक्सचर ऑफ ए आइस एंड सॉल्ट कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस और सॉल्ट के जो मिक्सचर है उसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोला जाता है, जो कि मटका कुल्फ़ी बनती है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सॉल्ट लाइक NaCl है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसको उस पे रोड पे जो स्नोई रोड होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है हमारे पास, जहाँ पे जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे तो इनको डाला जाता है, ठीक है। तो ये डी-आइजिंग एजेंट काम करते हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट जो है डी-आइजिंग मतलब आइस को मेल्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आई। अब हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को करने से पहले हम थोड़ा सा ऑस्मोसिस का देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, बट ये मूवमेंट है किसकी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, देखो ये लिखा हुआ है कि ये मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन से, अगर हम बात करें लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल। सेमी मतलब कि हाफ ही चीज़ों को अपने में से पास होने दे रहा है। इसको पास होने दे रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा पता होगा, ये पढ़ते हैं वहाँ पे सेल्स वाले में होता है आपके पास, ठीक है, ये ऑस्मोसिस वाला पार्ट। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, ये होता है हमारे पास पाई। पाई से इसको डोनेट करते हैं, CRT। यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, C कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर C कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो मोलैरिटी होगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मोलैरिटी होगी। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, R इंटू में T, ठीक है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब वो लिक्विड स्टेट में होंगे तभी वो मूव करेंगे, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी कंसिडर करा, मोलैरिटी नहीं। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसको हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, V ऐसे ही, R और T ऐसे ही। तो ये MB आ गया, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने हर जगह देखा होगा जो MB या हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है। गिवन मास, मोलर मास, R इज गैस कांस्टेंट, जो कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। PV इज इक्वल टू nRT, 8.3 इसकी वैल्यू होती है। T इज द टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम इन लीटर होगी यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो जो ये पाए है, ये क्या है हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ चुकी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का। उसके बाद एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस को उल्टा करना। वो कैसे हो सकता है? कि जो प्रेशर है, जब हमारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या करा? ऑस्मोसिस को स्टॉप करा, बट हमने प्रेशर और इंक्रीज़ कर दिया। मतलब कि अब क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहे थे, अब वो क्या कर देंगे? अब वो स्टार्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। RO होता है ना, RO का मतलब यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर भी बोलते हैं, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो वाटर में से उसको सॉल्यूट को प्योर करने के, मतलब वाटर सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे से सोल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसो मीन्स होता है सेम, तो ऐसे दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यहाँ बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उनको बोला जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट। उसके बाद आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो, देखो ये हाइपर है, हाइपर मतलब हाई। तो ऐसा सोल्यूशन मतलब दो सोल्यूशन है, उसमें एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज़्यादा है, तो उस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे से, उसको बोल देंगे हाइपोटोनिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, ठीक है। तो अब आता है आपका लास्ट टॉपिक इस क्लास का, जो कि है एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखो, in some cases absorbed colligative property deviate from their normal calculated colligative values, या यहाँ पे आएगा नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब कहीं पे क्या होता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डेविएट कर जाती है अपनी वैल्यूज से, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे डेविएट कर जाती है। वो किसकी वजह से? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं और डिसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन मतलब अलग होना। जैसे NaCl है हमारे पास, वो डिसोशिएट करता है। वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एसोसिएट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तो हायर द वैल्यू ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल बेंजीन। क्योंकि हमारे पास एसोसिएशन में क्या होगा? चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाएंगी तो वैल्यू क्या हो जाती है? हायर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल वैल्यू।
डिसोसिएशन में टूटनी शुरू हो जाती है, तो डिसोसिएशन में क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू। उसके बाद एक वैन फैक्टर आता है जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। ये रेशो होती है, रेशो ऑफ अब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली। तो ये सारे ही वैन फैक्टर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो वैन फैक्टर है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी डिसोसिएशन होगी, अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगी, अगर इक्वल टू 0 है, नहीं इक्वल टू 0 नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ना तो डिसोसिएशन होगी ना ही एसोसिएशन होगी हमारे पास। ठीक है, अगर कोई बोले ना किसी की कॉलिगेटिव ये वैन फैक्टर निकालो, फॉर एग्जांपल ऐसे NaCl है, कोई बोले इसका वैन फैक्टर निकालो, तो NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो इसका जो I है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उसके इक्वल उसका वैन फैक्टर होगा। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल AlCl3 है, क्या है AlCl3, तो ये कैसे ब्रेक होता है, Al3 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव, वैसे तो इसका I क्या आ जाएगा, इसका I आएगा 4, क्यों, क्योंकि Al3L पॉजिटिव एक आयन है, Al3L पॉजिटिव एक आयन है और क्लोरीन के 3 आयन हैं, तो 3 आयन ये, एक आयन ये, 4, हमारे पास वैन फैक्टर क्या आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है K2SO4 के लिए पूछा गया है आपको कि वैन फैक्टर बताना है। तो अगर किसी भी सोल्ट का वैन फैक्टर पूछते हैं वो, तो उसको डिसोशिएट कर दो, डिसोशिएट करके जितने भी नंबर ऑफ आयन्स आपके पास आ रहे हैं वो उसका होगा वैन फैक्टर। सो ये था आपके पास आज के लिए सॉल्यूशन का चैप्टर, जो कि यहाँ पे हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री को ओवर करता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।